हे हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बेसिकली आरआरबी एएलपी 2026 और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 324 का एग्जाम है, उसका साइंस पीवाईक्यू लेक्चर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 किया है जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए थे, और आज की इस वीडियो में मैंने एक्चुअली कम्प्लीटली 30 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 10-10 क्वेश्चन हैं, जिसमें बायो का वेटेज मुझे लगता है कि ज़्यादा होता है एएलपी में। सो इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए और डिटेल एनालिसिस के साथ करते हुए चलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहली स्लाइड पर चलेंगे। एक सेकंड वेट करेंगे बस थोड़ा सा। इससे नेक्स्ट स्लाइड पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप सबसे पहले तो कि ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ विच प्लांट, यानी कि जो नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये किसका नाम है, ठीक है, किस प्लांट का नाम है एक्चुअली। तो ऑप्शन आपको देखे मक्का, कॉर्न, कॉमन वेट, बकवीट या फिर फील्ड मस्टर्ड। तो इसका राइट आंसर है फील्ड मस्टर्ड, यानी कि जंगली सरसों, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साइंटिफिक नेम से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जंगली सरसों इसको बोलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर अदर्स ऑप्शन दिए गए, जैसे कि कॉर्न दिया गया है, ठीक है, और कॉमन वीट दिया गया है, बकवीट दिया गया है। यहाँ से कॉर्न का जो साइंटिफिक नेम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी का प्रकार है एक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का, ठीक है, सामान्य गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो सामान्य गेहूं का जो नाम है वो क्या है, ट्रिटिकम एवेस्टिवम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और याद रखेंगे इनके जो साइंटिफिक नेम है उनको काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कि दिया गया है यहाँ पर जियामेज, ये एक मक्का की जो एक फैमिली है, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। उसका एक वंश एक्चुअली, प्रजाति, ठीक है, जीन्स के अंदर आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इंडियोरमा मैकुलाटम इज द नेम ऑफ गिवन ऑफ इन द स्पॉटेड, इसका यानी कि नाम है इंडियोरा मैकुलम। ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर फॉक्सेस, ईगल्स एंड रैट्स। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली होगा कि यहाँ पर सही से नहीं दिखाया गया है। BS एक्चुअली इसका पूरा नाम, इसको चमगादड़ बोलते हैं, ठीक है, चमगादड़, बैट्स, यहाँ पर बैट होना चाहिए था, बैट्स। और चमगादड़ का जो नाम है चमगादड़, उसका ही नाम है क्या, एडिरमा मैकुलेटम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर दिया गया है कि मूसा पैराडिसिस का इज अ कॉमनली नेम एज ए, किसका नाम है भाई मूसा पैराडिसिस। तो एप्पल, वाटरमेलन, गवावा या फिर बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बनाना, यानी कि केला का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्या, म्यूसा पैराडिसिका, ठीक है। इसके अलावा आप एक और नोट करेंगे, जैसे कि एप्पल का बहुत सी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एप्पल का जो नाम है, तो इसका नाम है मेलस, मेलस डोमेस्टिका, ठीक है, डोमेस्टिका, ये नाम है किसका, एप्पल का, ठीक है। इसी के अलावा आम का जो है, यानी कि मैंगो जिसको आप पढ़ते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, उसको भी आप एक बार नोट करेंगे। उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, काफी ज्यादा कॉमनली है और सभी को पता होगा आई थिंक, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि
Which of the following term best describe the biological study of animal behavior? एनिमल बिहेवियर को दर्शाने वाली जो बेस्ट स्टडीज है इनमें से वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पर इथोलॉजी, एंथोनोलॉजी, एथनोलॉजी एंड इथियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली इथियोलॉजी, जिसमें एनिमल्स के बायोलॉजिकल व्यवहार स्टडीज, बेसिकली उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, वो क्या है, एथोलॉजी, ठीक है। इसको बेसिकली हिंदी में अगर बोलो तो आचार विज्ञान इसको बोला जाता है, आचार विज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर चमक रहा है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिंग टिश्यू? बेसिकली अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होने वाला है किसके लिए, जो कि तत्व अतु होते हैं, उतक, एनिमल यानी कि जंतु उतक, उनके बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है संयोजी उतक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो सारी सी बात है कि ब्लड जो है अपने आप में ही एक क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टिंग टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज जो ये भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, लेकिन जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, तंत्रिका सेल्स, तंत्रिका कोशिका, ये एक प्रकार का जो है तंत्रिका कोशिका, ये किसी प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू नहीं है, तो इसे कनेक्टिंग टिश्यू नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एरियोलर टिश्यू एज फिल्टर टिश्यू बिटवीन, जो एरियोलर टिश्यू होता है वो किसके बीच में एक भराव होता का कार्य करता है, टिश्यू बिटवीन किसके बीच कार्य करता है, तो स्किन एंड मसल्स के बीच में काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा स्किन एंड मसल्स, ठीक है। तो त्वचा और पेशी के मध्य ये रहता है एरियोलर उतक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द टॉप मोस्ट स्किन लेयर दैट इज एक्सपोर्ट ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि जो मनुष्य की त्वचा है उसमें सबसे ऊपरली जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको पूछा गया एक्चुअली। उसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है, तो उसको बोला जाता है एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और इसको बाह्य त्वचा ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आएगा तो ज्यादा अच्छा है, बाह्य त्वचा उसको बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एपिडर्मिस इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। स्क्रीन पर दिया गया है कि हिस्टामिन सिक्रेटिंग आर फाउंड इन, जो हिस्टामिन जो है उसको कोशिका, हिस्टामिन सर्वाइव करने वाली की जो कोशिकाएं है वो कहाँ पाई जाती है बोला, तो मिलती है कनेक्टिंग टिश्यूज में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा एक्चुअली, ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिंग टिश्यूज। हाँ जी काम कर रहा हूँ। हिस्टामिन सिक्रेटिंग, हिस्टामिन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ठीक है। हिस्टामिन एक्चुअली जो क्लॉथ बनता है, खून का धक्का बनता है, उसको रोकने का कार्य करता है, खून का धक्का, ठीक है, हिस्टामिन, क्योंकि इसकी सहायता से आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी सहायता के बिना खून का धक्का नहीं बन सकता, विटामिन के एक्चुअली, ठीक है, उसका भूमिका रहती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सो Sphygmomatosis epithelium tissue is found in an enamel of lung and other part of animal where the contraction and relaxation take place. तो ऐसा कहाँ पर पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको देगा टेम्पररी, नो, वन और तो एस था टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जो पाया जाता है एलवी और लंग्स में और अदर पार्ट्स ऑफ जो एनिमल्स के होते हैं वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मैं फिजिक्स में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके।
और फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हें बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबके लिए। सो क्वेश्चन दिया गया है कि 152 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, यानी कि 152 फ़ारेनहाइट को 100 आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है आप सभी को होता है F इज इक्वल टू C n by 5 एंड इंटू प्लस 32। तो अगर आप इसमें से वैल्यू काउंट करेंगे तो आपका जो सेल्सियस में वैल्यू आएगी वो आएगी 66.67 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द सॉरी 12 देखेंगे, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इज मेजर्ड इन, यानी कि अगर एक आप हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो उसको हीट में क्या मापा जाता है, एक ये पूछा गया है। तो हीट को मापा जाता है, ऊष्मा की बात हम कर रहे हैं, और ऊष्मा को कैलोरी में भी मापा जाता है भाई, ठीक है, कैलोरी और जूल में मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जूल, जूल में मापा जाता है। और कैलोरी और जूल के मध्य आप एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, इसको याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है इसके बीच में। और कभी कभी इसकी वैल्यू 4.02 जूल भी हम ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि फेरस सल्फेट क्वेश्चन है, कैरस ferrous sulfate on heating gives a solid product and two different gases, select the gases involved during the section। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो सॉलिड प्रोडक्ट और दो डिफरेंस गैसेस देता है। तो इसमें से जो इसमें गैस इन्वॉल्व होती है इस रिएक्शन के दौरान उनको बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसें होती हैं जब फेरस सल्फेट को गर्म करके एक सॉलिड प्रोडक्ट और दो डिफरेंस गैसेस मिलती है। तो उनमें जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, ए केमिकल रिएक्शन बोल रहा है, ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन व्हेन हीट इज गिवन आउट। केमिकल रिएक्शन क्या बोलते हैं, जब हीट जो है बाहर आती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य ऊष्माशोषी, ठीक है, को बोला जाता है ऊष्मादायी, एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक को ऊष्मादायी, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन कैन नेवर बी, यानी कि जो एक हीट इंजन है उसकी जो मैक्सिमम जो इफिशियंसी है वो क्या हो सकती है, और क्या मतलब कभी नहीं हो सकती, तो 100% कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए, सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है, ठीक है, जिसकी जो इफिशियंसी है, ठीक है, उसको 100% मान लिया जाए, ठीक है। कार्नो इंजन का आपने नाम सुना होगा, कार्नो इंजन, तो उसकी ये एक कल्पनाशील है जिसके आदर्श इंजन बनाया, ऐसा माना है कि इसकी दक्षता 100% होती है, और जितने भी सारे इंजन बनाए जाते हैं इसी से कंपैरिजन करके बनाए जाते हैं, इसी के आधार पर उनकी जो है एफिशिएंसी मेजर्ड की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि है रिलेटेड कैलकुलेट, बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ गन, कैलकुलेट द मोमेंटम of a gun of mass 14 kg 400 kg when its recoil with a velocity of 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है, मैंने इसके ऑप्शन जानबूझ कर नहीं रखे हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा और हम ज़्यादा यहाँ पर बकवास नहीं करना चाहते किसी में। मोमेंटम याद करना है, P इज इक्वल टू एम वी, डायरेक्टली सिंपल सी चीज़ें हैं। P इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि m की वैल्यू कितनी दी, 400 दी गई है, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, 0.25 दी गई है। अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो इसमें क्या करेंगे, 4 आएगा, और 4 में जब 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो इसका आंसर आएगा 100
किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट आंसर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड विद नो तो ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन का पहला नियम कि अगर कोई वस्तु अपनी गति में है तो वो गतिमान ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर इसको कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड चलती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, द मोशन ऑफ ए बस ऑन ए क्राउडेड रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा भिड़ा हुआ है कि द मोशन ऑफ ए बस ऑन ए क्राउडेड रोड एन एग्जांपल ऑफ इक्वल, अनइक्वल, यूनिफॉर्म, सर्कुलर या लीनियर। तो ये बोल रहा है कि अगर एक सड़क भीड़ से भरी हुई सड़क तो उस टाइम पर आपकी जो चाल है वो क्या होगी। तो आपकी चाल है वो असमान चाल होगी, ठीक है, असमान, यूनिफॉर्म नहीं, अनइक्वल, असमान चाल, यानी कि आप कोई ब्रेक मारेंगे, कुछ स्पीड देंगे, फिर एक बार एक ब्रेक मारेंगे, तो इसका राइट आंसर है असमान चाल। यूनिफॉर्म क्या है, एक समान चाल, ठीक है। सर्कुलर क्या है, वृत्तीय गति, यानी कि किसी सर्कल पर की गई जो गति है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और फिर बात आती है लीनियर, जो एक सीधी रेखा में की गई गति है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर यूज डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन, ठीक है। वैज्ञानिक पद क्या है किसी के लिए अगर कोई मूविंग एक डिफिनाइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स, as long as an unbalanced force applied to a body there is a continuous insane in it is, यानी कि उसके किस चीज में जो है चेंज आएगा, ठीक है। जब किसी एक के असंतुलित बल लागू होता है तो निरंतर परिवर्तन होता है, उसकी चाल में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्पीड, ठीक है। और स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटा सा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की, और यहाँ से शुरू होगी केमिस्ट्री, ठीक है। which of the following element which of the following elements has the electronic configuration 2883। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है आपको 283, 283। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, 2 8 3 13। तो 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और 3 एल्यूमिनियम और इसका आप एल्डोसिस याद रखेंगे 283, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम 12 है तो उसका क्या होगा 282, सिंपल सी बात है, ठीक है, 282। सोडियम का क्या होगा 11, 281। और ऑर्गन का क्या होगा 18, 288, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है तो इसका जो बाहरी कक्षा है पूरी तरीके से भरा होगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एबिलिटी टू what is the ability of a metal to be drawn into the thin wire caused, यानी कि एक मेटल की वो कौन सी एबिलिटी है जिसके द्वारा वो वायर्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता, ठीक है, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा, 23 कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो किस में मापी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे कि पूछने की कोशिश क्या कर रहा है एक्चुअली, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा नैनोमीटर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो एटॉमिक रेडियस होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है जिसको नैनोमीटर्स में मापा जाता है, ठीक है, -9 इस तरीके से मापा जाता है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कितनी होती है, तो 10⁻12 मीटर्स होती है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इन ए वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए वाटर मॉलिक्यूल in a water molecule of hydrogen to the mass oxygen is always, रेशो पूछा गया है mass of oxygen। तो हाइड्रोजन क्या होता है सबको पता है, HO2 पानी है। और इसमें इन्होंने कह रहा है कि हाइड्रोजन की जो मास है और ऑक्सीजन का जो मास है,
वो उसका रेशो कितना होता है। इन वाटर मोलिक्यूलर रेशो ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी केवल हाइड्रोजन का मास पूछ रहे हैं, एक उनका, तो हाइड्रोजन का एक होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 8, तो इसका राइट आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1:8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। चलिए, वो सॉरी फॉर डैट भाई, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, आई एम सॉरी फॉर डैट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन रखते हैं, 24 क्वेश्चन रखते हैं, और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन हो। सो आगे वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भाई प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत लगती है, आप करते नहीं हो, प्लीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।